आलोक शर्मा जी, सवाल यहां पर यह है कि 3 रुपया सिर्फ बढ़ा है, 3.5% सिर्फ दाम बढ़े हैं और उसके बाद विपक्ष कह रहा है, जो बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है, बाकी दुनिया में देखिए कितने प्रतिशत दाम बढ़े। वो क्या है, गुमराह करना नहीं है, भ्रम फैलाना नहीं है, तो और क्या? बार बार 3 रुपए कहा जाती है। वो ट्वीट डिलीट केवल और केवल आप एक कमर्शियल गैस का सिलेंडर उठा लीजिए, 1 जनवरी को 1518 रुपए का था, 1500-1800 रुपए से 3100 रुपए हो गया, उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद मैं अब 3-4 चीजों पर आता हूं साहिल जी। एक्साइज ड्यूटी 44 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने इकट्ठी की और 1.25 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड थे। अरे भाई लौटा देते 44। अरे भाई चुप रहो ना यार, बीच में मत बोलो यार, ऐसे बीच में बोलने से गंभीर विषय है। साहिल यार चुप नहीं करवा सकते क्या आप लोगों ने? नहीं बोला देना पड़ेगा। आप भी कौन सा तरीका है भाई की बात सुन लीजिएगा प्लीज। गौरव भाटिया, साहिल जी कौन सा तरीका है भाई? गौरव भाटिया जी प्लीज, दूसरे की बात लगता है, ये मुझे लगता है। चलिए आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है बात रखिए। अरे भाई देखिए, मनमोहन सिंह जी के समय में 412 रुपए का सिलेंडर था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार नारा था। एक वो महिला आके टीवी पे आज तक पे भी बहुत कुछ कहती थी, और आज तक पे मनमोहन सिंह सरकार और चिदम्बरम जी के वो रुपया लुढ़कते हुए के मीम्स भी बनते थे, लेकिन शायद आज कुछ नहीं। आंकड़ों की बात कर लेते हैं। आईएमएफ हमारे आंकड़ों को सी कैटेगरी में रखता है, क्योंकि हमारे आंकड़ों में बहुत सारी लूप होल्स हैं। इस बार हालत यह है कि आज ही आपने 80 के पार दिल्ली में सीएनजी गैस पहुंचवा दी, और उसके बाद मंत्री जो है वो नौटंकी कर रहे हैं। शर्मा जी, मंत्री नौटंकी। देखिए यार साहिल जी, क्या आप लोग बार-बार रोना रोते हैं ना, क्या यार ऐसा होता था, आज ये ऐसा नहीं हो रहा। आज आप इसी चैनल पर बैठ के डिबेट कर रहे हैं सर, इसी चैनल पर बैठ के वही मुद्दे रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, किस तरीके से होता था, आज भी वही सवाल पूछे जा रहे हैं। आज तक का आज ये चर्चा उसी के इर्द गिर्द चल रही है। नहीं तो आप ये ना बार बार वो रोना, आप ये ना डाइवर्जन जो आप करते हैं ना, वो छोड़ दीजिए ना, मुद्दे पर आ जाइए आप, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है आज की स्थिति में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। पूरा देश, अरे गरीब आदमी रो रहा है, उसके रोने को देख लो, मैं रो नहीं रहा हूं। डिबेट है ना, बहक जाएगा, इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा था। लेकिन बार बार आप उसी चीज पर आ रहे हैं, तो मुझे जवाब देना पड़ा आपको। सुनिए ना, मैं आ रहा हूं, तो आप मुद्दे पर आइए ना, आपको जो पूछा गया उस पर जवाब दीजिएगा। तो एक भी झूठ बोला हो तो सच बता दी। मैं मुद्दे पर आता हूं, मैं मुद्दे पर आता हूं। अरे तो मैंने आपको कहा ना, उसी को लेकर आज आप किस बारे में डिबेट कर रहे हैं? आप बहका रहे हैं डिबेट को अननेसेसरी। तब क्या होता था, आज क्या होता था? भाई आज के बारे में बात करिएगा, सुनो ना भाई, सवाल पूछा है उस पर बात करिएगा। चलिए सुनो भाई, बोलिए। सुनो ना भाई साहिल जी, 4th से 6th, चौथे से हम 6ठी अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए, लेकिन जिम्मेदार पंडित नेहरू हैं। वेजेस स्टैग्नेशन है पिछले 8-10 साल से, लेकिन पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं। अभी तक दाम किसके कंट्रोल में है? अरे भाई जब तक चुनाव था, जब सरकार ने ही कंट्रोल कर रखा था ना। किसने कंट्रोल किया था भाई? सरकार ने ही कंट्रोल कर रखा था ना, तेल की कंपनियों ने ही कंट्रोल कर रखा था ना। इसलिए मैं कहता हूं कि कंट्रोल भी सरकार ही करती है। फिर कहूंगा, एक रिफाइनरी, ये गलत बात है ना, यही तो गलत बात है साहिल जी। एक रिफाइनरी जल गई राजस्थान में, 50 से 60 लेकिन आज की स्थिति में बड़ा मुद्दा यही रहता है। देखिए पॉलिटिकल डिबेट में क्या सरकार बेहतर कर सकती थी? मेरा ओरिजिनल सवाल संजीव अहलूवालिया जी अभी भी वही अटका हुआ है। क्या बचत की अपील सिर्फ काफी है या कुछ और भी किया जा सकता है? और जो स्थिति यहां पर नजर आ रही है, कई लोग इस बात को लेकर भी सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत के स्टॉक मार्केट से निकलकर बाहर जा रहे हैं। और ये आज की स्थिति नहीं है, पिछले 4 महीने के पहले से भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत से बाहर जा रहे हैं। 2 आंकड़े तो शैलेंद्र भटनागर ने खुद भी इसमें रखे थे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, भारत की डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आज की स्थिति में जीडीपी के मुकाबले सिर्फ 20% हो रही है, जो एक जमाने में 28% हुआ करती थी। और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट में भारत का शेयर सिर्फ 3% यहां पर दिखाई देता है। तो सिर्फ युद्ध के वजह से यह स्थिति बनी हुई है कि हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, और सिर्फ बचत की अपील काफी है या और भी चीजें कुछ करनी होगी? संजीव जी। तो साहिल जी, मैं तो सिर्फ 2-3 चीजें की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नंबर 1, क्या बचत का ऐलान करना जरूरी है या नहीं? मेरे व्यू में चाहे लड़ाई हो या ना हो, क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ईंधन की बचत हमेशा जरूरी है, क्योंकि हर लीटर जो हम फूंकते हैं उसका कुप्रभाव हम पे ही किसी ना किसी तरीके से क्लाइमेट चेंज के जरिए आता है।
तो अगर सरकार ने हमें ये कहा है कि आप बचत करिए और उसमें कोई उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई है, ये एक वॉलंटरी उन्होंने मैकेनिज्म चाहा है कि अच्छे सिटीजन होने के नाते आप बचत करिए, तो क्लाइमेट के लिए अच्छा है और मोस्ट सर्टेनली जो हमारी एक्सटर्नल अकाउंट के लिए उसके लिए भी अच्छा है। क्या सरकार इस स्थिति के लिए और अच्छी तरीके से तैयार हो सकती थी? उसमें साहिल जी आप ये देखिए कि जो हमारे आज फॉरेन रिजर्व्स हैं, जिसकी बात हो रही थी कि लगभग 700 बिलियन डॉलर तक हमारे पास है, ये नतीजा सरकार की तैयारी का है। अगर सरकार तैयार अपने आप को लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म से ना करती, तो क्या ये देखिए क्या हमारी इन्फ्लेशन कम हो जाती, जो कि कुछ 2 महीने पहले 2% तक आ गई थी, अब आज आप ही की स्क्रीन पे आ रहा है कि 3% के ओवर हम फिर वापस जा रहे हैं, पर 4% का नॉर्म है। क्या हमारी जो ग्रोथ की स्थिति है वो 6.5 और 7 के बीच में हो जाती बिना तैयारी के? तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार ने सिर्फ बचत का ऐलान कर दिया है और इसके अलावा देश की रक्षा में और कुछ नहीं किया है। मेरा ये व्यू है कि सर्टेनली बचत से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, पर एक सामूहिक हम सब की का दायित्व है कि हम, क्योंकि हम सब यहीं के नागरिक हैं, कि हम लेकिन जो देश कारण में दिया जा रहा है अपने- बचत के लिए कि हमें फिलहाल विदेशी मुद्रा भंडार बचाना चाहिए, यह कारण दिया जा रहा है, लेकिन यह क्राइसिस बिल्कुल। विदेशी मुद्रा भंडार का होगा या जिस तरीके से अरविंद सुब्रमण्यन कह रहे थे, जिसको मैंने कोट किया इस डिबेट को शुरू होने के पहले, यह लाइवलीहुड आजीविका की क्राइसिस होगी, अफोर्डेबिलिटी की क्राइसिस होगी, या उसे किस तरीके से निपटेंगे? इसीलिए सवाल यहां रहता है कि सिर्फ बचत की अपील से होगा क्या? मैं अरविंद सुब्रमण्यम जी की बात से भी सहमत हूं कि सिर्फ बचत से ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के अगर देखिए हम अगर हमारा ग्रोथ लेवल बढ़िया नहीं होता है, तो जो आप कैपिटल फ्लाइट देख रहे हैं कि कैसे अपना पैसा निकाल के यहाँ सब लोग पहले तो दुबई में लगाते थे, अब जाने कहाँ ले गए हैं, ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि हमें अपने आप को एक अट्रैक्टिव रजत सेठी। डेस्टिनेशन बनाना है, ताकि पैसा सिर्फ देशवासियों का नहीं, बट फॉरेन पैसा भी हमारे यहाँ ठीक है, आने में इंटरेस्टेड। रजत सेठी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक नेशनलिज्म जिस तरह से जोड़ा गया है कि रुपये की क्या कीमत है, उससे भी बड़ी समस्या होती है कि इकोनॉमिस्ट अगर हो कोई और उसको उसको कानों में चुभता है अगर उसको बार बार बोला जाता है कि इतना लुढ़क गया इतना लुढ़क गया, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इंश्योर करना है कि मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करें क्या एक्सचेंज रेट है, और अगर एक्सचेंज रेट कम भी होता है, अगर रुपया 110 120 रुपए पे भी जाके प्रति डॉलर सेटल होता है, तो उससे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हालांकि हैं वो रुपये competitive का होते हैं। गिरना या चढ़ना ये देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, ये बातें भी इससे पहले कई बार की गई थी, लेकिन आज की स्थिति में जहां हम खड़े हैं और क्या हम महंगाई की दहलीज पर खड़े हैं, क्योंकि WPI इंडेक्स पहले ही 8.3% तक पहुंच गया है, जिस पर हम लोग ने पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, तो एक बड़ी संकट की तैयारी हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यह चर्चा जरूरी थी।